नेक्स्ट इसके बाद में आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, यानी एक वायर पर हम वेरिएबल लोड लगाते हैं। जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो हमारे हुक भाई साहब ने क्या कहा था, हायर इज द लोड हायर इज द इलॉन्गेशन। लेकिन वायर इस तरह के बिहेवियर को कब तक फॉलो करता है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट की विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। फिर उसके बाद में अगर लोड बढ़ाने पर, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद में लोड बढ़ाने पर वायर के साथ में क्या क्या होता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बता रहा हूँ, इससे किसी मटेरियल के बिहेवियर को हम जान पाते हैं। और इस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो नीट में जेई में आते हैं। नीट में आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जेई में इस पर पैसेज आएगा, हालांकि क्वेश्चन इजी है तो इतना पैसेज वाला मामला जो है ना वो एडवांस में आने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना होती है, हर एक चीज को समझना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। किसके लिए, एक वायर के लिए, है ना, फॉर अ वायर जिसमें वेरिएबल लोड दैट मीन्स स्ट्रेस लगाया है। समझ में आए? तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंडा ये होगा कि ये एक वायर हम लोग लेंगे, इस वायर पर जो वेट्स हम लोग लगाएंगे, गॉट इट, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल लोडिंग एंड अनलोडिंग होगा। वेट को बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे और इसके बिहेवियर को हम समझते जाएंगे। गॉट इट? ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन को इसको बताता है एक तरह से इलॉन्गेशन को, और स्ट्रेस किसको बताता है एक तरह से लोड को। आप लोड बढ़ाओगे यानी यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ पहले आता है स्ट्रेट लाइन ओ ए। पहला क्या आता है बेटा, ओ ए, यानी आपने लोड को 0 से 500 ग्राम्स बढ़ाते गए, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2500 ग्राम, ऐसे बढ़ाते गए, है ना लोड को। तो ओ ए क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। मीन्स क्या, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इफ वी अनलोड द वायर at any point in between OA, then wire regains its initial configuration completely। ठीक है, दैट इज यहाँ पर बिहेवियर क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है वायर का, है ना। पॉइंट ए इज कॉल्ड
proportionality लिमिट पॉइंट, पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट कहते हैं। इसका, इस ग्राफ का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन OA ये किससे बताया जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस विल गिव y, ये क्या देगा y। तो जितना ज़्यादा एंगल थीटा बनेगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, आगे समझ में। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ क्या देता है, उसका स्लोप क्या देता है, यंग्स मॉडुलस देता, गॉट इट, ठीक है। तो ये था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, है ना, यानी वायर यहाँ पर विद इन इलास्टिक लिमिट ही है, अनलोड करेंगे तो वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। अब उसके बाद में आता है दूसरा ग्राफ, उसके आगे क्या करना है आपको, और स्ट्रेस बढ़ाना है, और स्ट्रेस बढ़ाना है, लोड और बढ़ाना है। तो इसके बाद में ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आता है, ये बी पॉइंट है, ग्राफ कैसा आ गया, ऐसा आ गया, समझ गए। तो अगला जो है ग्राफ वो क्या है, ए बी, ये ग्राफ अगला क्या है, ए बी। ए बी इज वॉट, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व, कर्व है। इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि स्ट्रेस बढ़ाया, लोड बढ़ाया तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़े। तो हियर वी गेट more strain for a given increase in stress as compared to graph OA। ग्राफ OA के कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा क्या मिल रहा है, स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ, पहले अगर हमने 5 kg वेट बढ़ा दिया तो इंक्रीज इन लेंथ जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा इंक्रीज इन लेंथ मिल रहा है, यानी वायर का नेचर जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। आया समझ में, वायर का नेचर थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ एक इशू यहाँ पर वो है, एक फायदा यहाँ पर वो है कि इफ वी अनलोड द वायर एट एनी पॉइंट बिटवीन AB, then wire regains its initial configuration completely। वायर अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली रिगेन करता है, यानी पॉइंट बी तक बिहेवियर क्या है, इज इलास्टिक। लेकिन बी जो है ना एक लिमिटिंग पॉइंट है बेटा, वहां पर पहुंच गए ना और उसके बाद में अनलोडिंग करी तो वायर अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर पुनः वापस नहीं आती। इफ वी अनलोड, यहाँ पे इन बिटवीन बोला था, देखो इन बिटवीन AB है ना, इफ वी अनलोड द वायर एट पॉइंट B
अगर हम वायर को अनलोड करेंगे एट पॉइंट बी, देन वायर डज नॉट regain its initial configuration completely। वायर अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस से लौटता नहीं है बेटा। यहां पर वायर जो रिटर्न होता है वो इस तरह से रिटर्न होता है, यानी ये रिटर्न होना तो इधर है स्ट्रेन में, उसको ग्राफिकली बताने के हिसाब से इनफैक्ट some deformation left inside wire permanently। कुछ डिफॉर्मेशन वायर में हमेशा के लिए रह जाता है, यानी वायर हमेशा के लिए थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा, है ना। दैट इज ओ ओडेश, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। आया समझ में? यहाँ पे वायर क्या हो जाता है, परमानेंटली सेट हो जाता है। अब उसको कोई ताकत जो है ना वो वापस से रिटर्न नहीं करा सकती। एक बार उसने सीमा की रेखा को पार करा, यानी सीमा रेखा को, है ना, सीमा की रेखा तो अलग हो जाती है, तो एक बार वो इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थता सीमा के बाहर गई तो फिर उसकी लेंथ क्या हो गई, परमानेंटली बढ़ गई। आया समझ में? अब उसका बिहेवियर जो है वो इलास्टिक बिहेवियर नहीं हुआ, अब वो प्लास्टिक हो गई। समझ में आया? तो इस तरह से वायर का बिहेवियर यहाँ तक, इसके इधर की तरफ नेचर क्या होता है बेटा, इलास्टिक होता है। आया समझ में? तो दो इंपॉर्टेंट रीजंस जो है OA और AB आपको मैंने पूरे समझा। आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अब उसके बाद में आगे मैं जो कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, और लोडिंग एंड अनलोडिंग करूंगा ना, और लोडिंग और अनलोडिंग करूंगा। गॉट इट? तो पहला था यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे था स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब लोड। ये ग्राफ जो आया था दोस्त वो क्या आया था, OA आया था। फिर उसके बाद में ग्राफ कैसा आया था, OB आया था। पॉइंट B को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक। अब तो B के बियॉन्ड लोड बढ़ाएगा, B के बियॉन्ड लोड बढ़ाएगा तो यहां पर क्या होगा, B से C तक जाएगा। तो अगला नेचर जो है वायर का वो क्या है, BC। BC OA हो गया, AB हो गया, BC। BC BC यहां तक समझा दी। तो बियॉन्ड B if we increase what load, that is stress, then यहां पर इट मे बी पॉसिबल कि वायर का इलोंगेशन जो है वो रेपिडली होता है, वायर फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर इफ वी इंक्रीज द लोड बियॉन्ड B, देन वायर्स लेंथ increases like flow, यानी कि जैसे एक
लिक्विड जैसा वायर को हम खींचते हैं, है ना, जेली जैसे वायर को हम खींचते हैं, वैसे ही वो थोड़ा खींचता है ना। तो वायर की लेंथ क्या होगी यहाँ पर, गिवन बाय वेव, वो वेव से बताएं। वायर की लेंथ इतनी रैपिडली बढ़ती, increases like flow, therefore point B is also known as yield point. Since beyond B, B के दो नाम है, एक इलास्टिक लिमिट पॉइंट और एक है यील्ड पॉइंट। वायर का बिहेवियर तो इलास्टिक बिहेवियर तब तक होता है बी तक, लेकिन प्रोपोर्शनली जो है, प्रोपोर्शनल यंग्स हुक्स लॉ कहाँ तक के लिए वैलिड होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट बी इज ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट, है ना। ये बियॉन्ड बी जो है ना, इवन कई बार क्या होता है, वायर को अनलोड भी करते हैं ना थोड़ा सा, तो भी लेंथ बढ़ती जाती, ठीक है। अब सी के बाद में आता है बेटा नेक्स्ट ग्राफ आता है इसका कुछ इस तरह का, डी पॉइंट। तो सीडी ग्राफ है ना। यहां पर जब बी से सी के बाद में अगर हम और यहां पर लोडिंग लिटिल बिट बढ़ाएंगे तो वायर कहीं से पतला और कहीं से मोटा हो जाता है ना। और उसके बाद में फाइनली डी पॉइंट पर क्या हो जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वायर ब्रेक्स corresponding to point D। यहां पर CD की लेंथ अगर लार्ज है तो वायर का नेचर क्या होगा, डक्टाइल नेचर ऑफ वायर होगा। अगर CD की लेंथ स्मॉल है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो यहाँ पर वायर का नेचर क्या होगा, ब्रिटल नेचर होगा, जैसे ग्लास का होता है, और यहाँ पर गोल्ड का होता है। पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट डी को हम फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ये वो स्ट्रेस होगी, वह फोर्स होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई वायर क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ओके, तो इसमें दो ग्राफ्स को कंपेयर करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा वायर का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, कौन से वायर का नेचर डक्टाइल नेचर ज़्यादा होगा, या कौन डक्टाइल वाला है कौन ब्रिटल वाला है, ठीक है। बाकी ये जो बीच वाले ग्राफ है ना, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिएगा एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ये दो ग्राफ्स हैं, ओके, तो इसमें इस जहाँ पर लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वह डक्टाइल, इसका थीटा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है उसमें वो उल्टा कर देते हैं। वाई एक्सिस पर स्ट्रेन कर देंगे तो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस करेंगे, तो टेन थीटा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये केयर करना पड़ती है कि आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है कि स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ दिया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी यहाँ पर उसने बोला है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ और यहाँ पर नॉमेनक्लेचर नहीं दिए हैं कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो जो पहले आता है दैट इज ऑन वाई एक्सिस, है ना। लगभग 90% ऑथर जो है वो वाई एक्स ग्राफ
होता है, यानी पहले जो बोला जाता है, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। मैंने 90% ऑथर को यही करते हुए देखा है। तो एग्जाम में अगर उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस और यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, तो उसमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इट इज y वर्सेस x का ग्राफ है। तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कोई वायर। ये एक ऐसा वायर जो कि स्टील का हो सकता है ना, आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन रबर का वायर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग आता है। शुरुआत का ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ए से बी तक का, उसके बाद का अलग आता है। तो गॉट इट, समझ में आ गया आपको, है ना। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या कंपैरिजन का पूछा जाता है कि वाई किसका ज़्यादा होगा, दूसरा कौन ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो आप इसे कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप